नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माया। स्वागत है आपका। तालिबान जो पहले कहता है कि भारत पे वो कोई स्टैंड नहीं लेगा, कश्मीर पे कोई स्टैंड नहीं लेगा, अब वो कह रहा है कि कश्मीर के लिए बोलना हमारा हक है, वहाँ के मुसलमानों के लिए बोलना हमारा हक है। जो तालिबान अपने यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, वो हमारे देश के मुसलमानों के लिए बोल रहा है। किसने हक दिया? इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेजर जनरल अरुण रॉय के साथ। सर, किसने दिया तालिबान को ये हक कि वो हमारे लोगों के लिए बोले? देखिए, इस्लाम अपने आप को एक कौम कहती है। कौम का मतलब है कि हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, हमारा सिर्फ रिलीजन इज आवर नेशन। और उनका जो कहने का है कि सारा दुनिया में इस्लाम फैलना चाहिए, और वो कोई बॉर्डर को नहीं मानते। यहाँ तक की बात कि वो पाकिस्तान के साथ जो डोरन लाइन 1893 में फिक्स हुआ था, मिस्टर डोरन ने फिक्स किया, वो भी नहीं मानते वो। तो उनका कहना है कि जहां भी इस्लाम वो समझते हैं कि कहीं नीचे हो या खतरे में हो, उसमें जिहाद करना, जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना उनका हक बनता है। लेकिन हमारी तरफ से हम ये कहना मांगते हैं, हमने तालिबान को 1980s से कश्मीर में देखा हुआ है, जहाँ पे चेचनियंस, उज़्बेक्स भी साथ मिले थे अफगान के साथ, हमने उनको देखा हुआ है। और मेरे ख्याल में उनका दोबारा कश्मीर में आना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि फिर लाशों की बौछार होगी वहाँ पे तालिबान की। क्योंकि अभी तक जो है वो आराम से चलते रहे हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं किया है। हिंदुस्तान में उनका मुकाबला किया, उनको भगाया भी है। तो हमें नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी आएंगे, और पाकिस्तान के बिना मदद के तो आएंगे ही नहीं। सर, इसी मजहबी सवालों पे मेरा एक सवाल है आपसे। सर, चीन तालिबान को बैक सपोर्ट दे रहे हैं, ये तो हम सबको मालूम है, हम सब देख ही रहे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। लेकिन चाइना में ही उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना बहुत अत्याचार करते हैं। अगर इस्लाम कोई बाउंड्री नहीं मानता तो उइघुर मुस्लिम तालिबान को क्यों नहीं देखता? क्यों उनको सिर्फ कश्मीर भी दिखता है? देखिए, मौके मौके की बात है, आप समझते, मौके मौके की बात है। जी हाँ सर, अभी उनके पास एक दहला नहीं है उनके जेब में कि देश को चलाए। अगर चाइना ने उनको पैसा नहीं दिया, बाकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने तो पैसा बंद कर रखा है, यूएसए ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं, जो भी उनका थोड़ा बहुत पैसा था। पाकिस्तान खुद हालत उसकी खराब है। तो चाइना के अलावा कोई पैसा देने की और अभी जगह नहीं है। और चाइना से अगर उन्होंने पैसा लेना है तो ये जो मुस्लिम मूवमेंट है उइघुर में, जिसको एमिट कहते हैं, ऑफ तुर्किस्तान, मुस्लिम मूवमेंट ऑफ तुर्किस्तान, तो वहाँ पे उनका कोई जाने का मतलब है, संदेशा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये नहीं कि वो उनकी बात मानेंगे। नीचे नीचे से जब उनको मौका मिलेगा, जब वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर चाइना के बरखिलाफ भी वो ये काम करेंगे। लेकिन सर, क्या फिलहाल जो चाइना है वो क्योंकि भारत से सीधे सीधे लड़ नहीं पा रहा है, हार रहा है वो, तो क्या वो एक चक्रव्यूह रच रहा है सर तालिबान और पाकिस्तान के साथ मिलकर? देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंडिया के साथ वो सीधा सीधा लड़ नहीं पा रहा है या चाइना हार गया है, नहीं, ये गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना का ग्रॉस नेशनल पावर इंडिया से आज के तारीख में कम से कम नहीं तो 4 गुना होगा, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आजकल की लड़ाई में जो हथियार है उसकी मारक दाव इतना है कि छोटे से छोटा देश बड़े से बड़ा देश को हानि पहुंचा सकता है। बिल्कुल।
और इसलिए चाइना हिंदुस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला लड़ाई करने में फंसना नहीं मांगता है। उसका एक और कारण है, चाइना अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई में अटक गया तो उसकी जो मिशन है कि 2050 तक वो वर्ल्ड नंबर 1 सुपर पावर बनेगा, तो उसको कोई 20 साल पीछे हटना पड़ेगा और 2050 क्या 2070-75 में भी वो बन नहीं पाएगा। उसको ये मालूम है। और सुपर पावर बनने का मतलब हथियार नहीं, सुपर पावर बनने का मतलब ये नहीं कि हमारा फौज सबसे तेज है, सबसे ऊंचा है। सुपर पावर का मतलब हर तरीके से सुपर पावर, इकोनॉमिक वाइज सुपर पावर, टेक्नोलॉजी सुपर पावर, ठीक है ना, मिलिट्री तो सुपर पावर है ही है। तो हर चीजों को मिला के जो ग्रॉस नेशनल पावर है उसको सुपर पावर बोलता है। तो उसको 2050 तक अगर हिंदुस्तान के छोटे से कोई देश के साथ भी उसकी अगर लड़ाई हो जाए, ताइवान जैसे देश के साथ लड़ाई हो जाए, वो 20 साल पीछे हट जाएगा, पीछे, और वो उसको नामुमकिन है। तो वो अलग तरीका अपना रहा है सर हमें घेरने का। बिल्कुल, वो आपसे अलग तरीके से sun Tzu का तरीका है, ये है कि बिना लड़के अगर आप जीत ले सकते हो तो लड़ना क्यों है। और वो ये तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरीके में वो कितना जायज होगा, कितना आगे सक्षम होगा, वो मेरे मन में थोड़ा सा खेद है इसके बारे में। मेरे ख्याल में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, उनके चीफ वो आए हैं अभी काबुल में, तो ये जो सरकार बनने जा रहा है तालिबान की, वो टोटली पाकिस्तान बैक्ड है। तो भारत के लिए कितना खतरा है, भारत को कितना सचेत रहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, पहली बात, आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा इतिहास से देना पड़ता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। 1970 या 73 में जिमी कार्टर जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने CIA को बोला था कि अफगान में मुजाहिदीन को आप ऊपर लाइए, और मुजाहिदीन को ऊपर लाना पाकिस्तान के मदद के बिना ये नहीं हो पाता। तो तब से जो है अमेरिका यहाँ पे लगा हुआ है। वो जो कोई 1000 स्टिंगर मिसाइल दे दिए उनको, वो अभी तक उनको पूरा वापस नहीं मिला है, अभी भी अफगान के हाथ में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पुतला है। अभी आप देखिए, अल कायदा टोरा बोरा में आके उन्होंने अपने जो केव हैं वहाँ पे अपना डेरा बनाए बसे। फिर IS खोरासान प्रोविंस पाकिस्तान में भी आधा है और खोरासान अफगानिस्तान में भी है। खोरासान का मतलब है द प्लेस ऑफ द सन, मतलब सूरज का जगह, ठीक है, प्रोविंस खास नहीं है। अब तब से 1970 से जो मुजाहिद, ISI, ISIS, IS, खोरासान, तालिबान के अलग अलग किस्से, सब पाकिस्तान का स्वाट वैली, फतह रीजन और अफगानिस्तान का पश्तून एरिया, इसमें आपस में चलते फिरते रहे। अभी आप देखिए, पश्तून भी ये नहीं आप सोचे कि वो पाकिस्तान के पूरा नीचे है, वो भी मौका ढूंढते हैं कि कब पाकिस्तान को मारे। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP पार्टी, वो भी पश्तूनी की पार्टी है। पाकिस्तान आर्मी को आपने देखा है, वो बच्चों को स्कूल में मार दिया उन्होंने। हाँ, 130-40 बच्चों को मार दिया 2013 के साल में मेरे ख्याल में। तो ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपना खालीफेट फैलाना है। आज की तारीख में वो ISI की सुन लेंगे, ISI की सुन लेंगे, पाकिस्तान का पुतला बने रहेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ भी चले जाएंगे, ठीक है ना। वो बोलेंगे पूरा पाकिस्तान खलीफेट में आ जाओ, अफगानिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान। बोलने में क्या है, कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हिंदुस्तान में तो बोल ही रहे लोग, तो फिर वहां पे भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी सारी दुनिया पाकिस्तान को किस नजर से देखती है, उसको देखने के लिए हमको अभी इंतजार करना पड़ेगा। रशिया के ऊपर सैंक्शन कर दिया, ईरान के ऊपर सैंक्शन कर दिया अमेरिका ने, पाकिस्तान पे क्यों नहीं भाई? वो खुल्लम खुला बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कि मैं हेल्प करता हूं इनको, मैं तालिबान बनाया, मैं उनको खाना पीना खिलाता हूं, मैंने अमेरिका को भगाया, बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अब देखना यह है
कि आगे जाके अमेरिका क्या कार्रवाई क्या करता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हिंदुस्तान जैसा जो देश है ये काफी बड़ा देश है। हमें दूसरों के ऊपर, दूसरों की मदद पर जो है ना, हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमको अमेरिका मदद करेगा। नहीं, हमको अपने पैर पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमको जो कुछ लड़ाई है हमें खुद लड़ना पड़ेगा जी। ठीक है। और हमारी जो डिप्लोमेसी है, कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पर चलना चाहिए। कई सालों से, 70 सालों से हम लोग कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, अफगान गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बन रहा है, उसने आईएसए का चीफ को भेज दिया। बिल्कुल ठीक है ना जी। हम लोग भी शायद कुछ कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। लेकिन हमें एक्टिव डिप्लोमेसी, एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन आप जो बता रहे थे, आपके उस सवाल पे मैं आता हूं कि अमेरिका पलायन किया। नहीं, अमेरिका पलायन नहीं किया है। अमेरिका ये चीज बहुत सोच समझ के किया है। तो प्लानिंग के तहत है सब कुछ। हाँ, प्लानिंग के तहत है सब कुछ। देखिए प्लानिंग के इनका जो मिलिट्री प्लानिंग है ना, बहुत गलत था। मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत गलत था। वो अमेरिका वाले, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास हथियार है, ये छोड़ के चले गए। ये पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, पाकिस्तान और चाइना के अलावा। तो ये वापस वहीं पे जाएंगे। अफगानियों से ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, वो नहीं चला पाएंगे। तो अमेरिका ने ट्रेन किया उनको यूरोप की लड़ाई के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए तैयार है। और मेरे ख्याल में कोई बिहाइंड द सीन कोई समझौता हुआ था इसमें, जिसमें कि घनी साहब भी भग गए। अशरफ घनी अपना प्रेसिडेंट देश छोड़ के भग गए। ये कहीं की बात है क्या? अभी आप सोचिए, हिंदुस्तान में कहीं पे हमला हो गया और हिंदुस्तान का गवर्नमेंट भग लिया तो क्या होगा? हिंदुस्तान की फौज नहीं भगेगी, हिंदुस्तान की फौज लड़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन अफगान फौज को जो है कोई और तरीका, अभी पंजशीर में लड़ाई हो रही है। सर, पंजशीर के ही सवाल पे हम आते हैं। पंजशीर में एक दिमागी एक जंग चल रहा है कि बीबीसी और कई सारे न्यूज मीडिया वो प्रचार कर रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा कि पंजशीर टेक ओवर कर लिया है तालिबानों ने। अगले मतलब पिछले रात में एक फायर भी हुआ था काबुल के ऊपर, गन फायर हुआ था। हाँ, सेलिब्रेटरी फायर तालिबान के तौर से कहा गया था। लेकिन अमरुल्लाह सलेह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है अभी अफगानिस्तान के, वो अभी भी वीडियो जारी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम अभी भी हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो सर, पंजशीर क्या एक रेजिस्टेंस फोर्स बन सकता है, तालिबान को हटा सकता है? ये नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें कि उज़्बेक और ताजिक पहले थे, दोस्तम और अब्दुल्ला मसूद, ठीक है, इन्हीं ने अफगान को इंडिपेंडेंस दिया था बाद में तालिबान के अगेंस्ट में, ठीक है ना जी। तो ये फिर से वहीं पे लड़ाई हो रहा है। और आपको ये बता दूं, आज की तारीख में पाकिस्तान की 2 एसएसजी पल्टर, एक पूरी ब्रिगेड की नफरी, एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर सपोर्ट और आर्टिलरी गन 155 इंजीनियर रेजिमेंट वहां पे पहुंची हुई है तालिबान की मदद करने के लिए। मतलब है पूरा हिस्सा अभी पाकिस्तान के दे दिया है कि इनको तालिबान से नहीं निकलेगा वो। सर, पाकिस्तान इतने खुलेआम उनको सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, और दुनिया चुप है सर। बड़े बड़े देश क्यों नहीं कर रहे सर? पंजशीर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे बड़े बड़े देश? अगर तालिबान को पाकिस्तान खुलेआम कर सकता है सपोर्ट, तो बड़े देश पंजशीर को क्यों नहीं कर सकते सपोर्ट? देखिए, पंजशीर को कौन सपोर्ट कर पाएगा? ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जिनकी बॉर्डर उनके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, यही मदद कर सकते हैं। तो ताजिक जो चोरी छुपे मदद करना है वो कर रहे हैं, चोरी छुपे, क्योंकि उनका जो है डोरी किसके हाथ में है? रशिया, पुतिन के हाथ में। उज़्बेकिस्तान भी दोस्तम को चोरी छिपे कोई मदद कर रहा है, ठीक है, खुलेआम मदद नहीं कर पाएगा। और रशिया है पीछे, डोरी चला रहा है। रशिया क्या खेल खेलता है ये अभी देखना है हमको। तो मेरे ख्याल में पंजशीर में
जितना अभी नफरी है वो पंजशीर को, जितना फौज है वहां पे पंजशीर एरिया को वो संभाल सकते हैं, लेकिन पंजशीर के बाहर वो निकल नहीं पाएंगे तालिबान को मारने के लिए। तालिबान को अगर मारना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, वो पंजशीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तालिबान को मारने के लिए, वो फिर उनके घेराव में आ जाएंगे। जी सर, तो ये है, मतलब ये स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात है। बिल्कुल सर। पीओके में खबरों के अनुसार 8,000 आतंकवादी पीओके में हैं। सर, क्या रणनीति है हमारी सेना की, हमारी गवर्नमेंट की सर उनसे लड़ने की? देखिए, हम तो 30-40 साल से इनको लड़ रहे हैं। जी। हमारी रणनीति एक है कि अंदर घुसोगे तो मारूंगा, अपना लाश ले जाओ तो ले जाओ बोल के, ना ले जाओ तो यहीं पे हम दफन कर देंगे। कारगिल में भी यही हुआ। लेकिन सर, मैं टोकूंगा आपको, लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी आपका ये राय मैं लेना चाहता हूं कि डिप्लोमेटिक वे से हमें, जो हम इतना रक्षणशील है, उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। इजराइल भी लड़ाई कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, इंडिया भी लड़ाई कर रहा है, लेकिन रशिया, अमेरिका वो अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना तरीके से चलते हैं। इंडिया को अपना स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं चाहिए डिप्लोमेटिक वे में और या फिर मिलिट्री वे में। देखिए राजदीप, आपको मैं ये बोलना मांगता हूँ, पहले भी बोला है, आज के तारीख में कोई देश किसी का नहीं है। आपको अपना दम पे खड़ा होना है, अपने दम पे लड़ना है, ठीक है ना। और हमारे जैसे बड़े देश का अगर हम अमेरिका पे या रशिया पर मदद मांगे, हमें तो चुल्लू भर पानी में डब मारना चाहिए। यही तो हो रहा है सर, डिप्लोमेटिक वे पे तो वही चल रहा है, रशिया की तरफ तो देखा जा रहा है। मैंने आपको बोला कि डिप्लोमेसी हमारा गलत हुआ है कहीं पे। 70 साल से हम कहीं ना गलती कहीं पे गलती करी जा रहा है। एग्जैक्टली। तो हमको जो है थोड़ा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करना चाहिए, जरूरत है। लेकिन मैं ठहरा पुराना फौजी आदमी, हमसे डिप्लोमेसी होगा नहीं। जो डिप्लोमेसी कर सकते हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। बाद में अगर संभालना पड़ेगा तो हम आगे जाएंगे। सर, अभी जो तालिबान ने इच्छा जताई थी कि भारत के साथ मीटिंग करने की, मीटिंग भी हुई उनके साथ, तो सर क्या कुछ नतीजे निकलेंगे ऐसी मीटिंग्स के? कुछ फायदे हैं ऐसी मीटिंग्स के तालिबान के साथ? किनके साथ? हम हिंदुस्तान के साथ। सर, अभी मीटिंग हुई थी, तालिबान ने हम यहाँ पे, आप जो राजदीप ने जो डिप्लोमेसी की बात की, हमारी डिप्लोमेसी बहुत गलत है। 1971 के बाद हमारे हाथ में 93,000 POW थे, हमने बिना मांगे कुछ उनको छोड़ दिया। ये तो हमारी डिप्लोमेसी है जी। आप सोचिए जरा, ठीक है। अभी अगर हमने उनसे मिलना था, अगर उनको हमने स्टैनिक्ज़ाई साहब को बताना था कि हमारे जो हिंदू और सिख भाई हैं वहाँ पे, और जो अफगानी मुसलमान हैं, जो अफगानिस्तान को छोड़ना मांगते हैं और जो हिंदुस्तान में आना मांगते हैं, उनको आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। हमें कुछ दिखना चाहिए। अगर ये पासे की हाथ बोलते हैं, ताश के कुछ पत्ते होते हैं आपके हाथ में, उसको आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उस 3 पत्तों को, वो आपके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम तो 65 में भी हमारा ये हुआ कि हम लोगों ने इतना जमीन लेके छोड़ दिया उनको, नहीं तो लाहौर हमारे हाथ में था। हाँ, लाहौर तक चले गए। 71 में 93,000 प्रिजनर हमने छोड़ दिए, नहीं तो 93,000 प्रिजनर के बगैर बहुत कुछ हम ले सकते थे, एकदम। हमने मांगा नहीं। हम बहुत दिलदार लोग हैं ना, हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बहुत दिलदार हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, जमीन बहुत है, दे दो यार खुलेआम। लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स को कुछ सोचना चाहिए कि इसके बदले में क्या ले सकता हूँ, और बदले में पहले ले लो, उसके बाद जो देना दे दो आप। सर, पहले की डिप्लोमेसी में और अभी की डिप्लोमेसी में कुछ फर्क आया है सर? देखते हैं आप कुछ फर्क? मेरे ख्याल में नहीं। सर कैसे सर, बताना चाहेंगे? देखिए, ये डिप्लोमेसी को बदलने के लिए एक पूरा जनरेशन लग जाता है जी। ठीक है ना, पूरा जनरेशन लग जाता है। हमको चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ एकेडमिया से लोग वहाँ पे जाएं, IFS की जगह,
जैसे मोदी जी आईएएस की जगह बाहर से लोग ले रहे हैं, आईएएस के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में, एमईए में भी ऐसा होना चाहिए। बाहर से जिनको पता है, जिनको हार्ड डिप्लोमेसी कहते हैं, रियल पॉलिटिक, वो सिखलाई इनको देना बहुत जरूरी है। वो सिखलाई जब तक दे रहा, सिखलाई एक है सिर्फ कि भाई अपना काम निपटाओ, पहले अपना जो काम है उसको निपटाओ, उसके बाद देखते हैं हम क्या दे सकते हैं। अभी भी अगर हम, जब तक 31 अगस्त तक तारीख था, मुलाकात हुआ था मेरा ख्याल 27 या 28 अगस्त को, अगर हम बोलते हैं कि पूरे हिंदू सिख भाई उनको पहुंचा दीजिए आप एयरपोर्ट, हम फ्लाइट भेज रहे हैं, उनको निकलने आने दीजिए, जो अफगान मुसलमान भाई है जो हिंदुस्तान आना मांगते हैं पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी वो जो है किसी टीवी चैनल में मैं देख रहा था कि चाय बिस्कुट तो खा लिए, काम तो कुछ हुआ नहीं। तो ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलना मांगता हूं कि हमारी एमईए बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारा जो तौर तरीके हैं अब कुछ बदलना चाहिए। हमारा मतलब देश का इस वर्ल्ड में जितना साइज है, हमको अपने साइज के मुताबिक बॉक्सिंग करना चाहिए। बॉक्सिंग का मतलब है अंग्रेजी में बोल रहा हूं, यू हैव टू पंच अबव योर वेट, नॉट बिलो योर वेट। ठीक है ना जी। तो ये जरूरी है, और इसके लिए वो सब हमारे डिप्लोमेट जानते हैं क्या करना है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं पे हमारी खामी है। जो एयरलिफ्ट ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में हुआ भारत के द्वारा, हाँ, आप क्या सुषमा स्वराज जी को या फिर आपके जैसे लोग सुषमा स्वराज जी को कहीं मिस करते हैं इस ऑपरेशन एयरलिफ्ट के ऊपर? देखिए, सुषमा स्वराज जी और वीके सिंह साहब जो मिलके यमन से और इराक से लोग बाहर निकाले, वो निकाले हैं, लेकिन उसके पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट के नीचे भी जब इराक और कुवैत पे हमला किया गया था, तब भी हमारे लोग हम लेके आए थे बाहर। हाँ, लगभग ये नहीं कि ना लेके आए थे, काफी लोग बाहर निकाल के ले आए थे। तो अभी जो बाकी रह गए अफगानिस्तान में लोग, उनका मेरा ख्याल वो दुविधा में पड़ गए थे कि चलूं या नहीं चलूं, जाऊं या ना जाऊं। और हमारे कुछ हिंदू और सिख भाई वो हिंदुस्तान में नहीं आना मांगते थे, बल्कि कनाडा या यूएसए जाना मांगते थे, या ऑस्ट्रेलिया जाना मांगते थे। ठीक है, तो अब जो अगर वो जाना मांगे तो हम कैसे लाएं उनको? ठीक है, लेकिन हमें ये पता जरूर है कि हमारे कुछ अफगान मुसलमान भाई जरूर हिंदुस्तान आना मांगते थे, उनको जरूर ले आना चाहिए था। और जो हिंदू सिख भाई जो हिंदुस्तान आना मांगते थे उनको ले आना था। बाकी जो कनाडा यूएसए जाना मांगते हैं उनको जाने दीजिए। उन्होंने, इन सिख भाइयों ने तो सर मदद भी उधर से ही मांगी थी कि हमें यहाँ से निकालिए। तो ठीक है, उनकी बात है भाई, वो भी सिटीजन है, अफगानी सिटीजन है वो जी। वो इंडियन सिटीजन नहीं है। इंडियन सिटीजन हम सब लेके आ गए, कुछ बाकी पड़े हुए हैं वहां पे, मेरे ख्याल में 100 से भी कम है जी। हाँ, 100 से भी कम है। उनको लाना जरूरी था इस टैनिकजाई साहब से मिलने से पहले। उन्हें मुलाकात और बातचीत करेंगे, पहले इनको छोड़ दीजिए आप हवाई जहाज। है आने के, अब ला पाएगा भारत? कौन? अब चांसेस है क्या सर लाने के? अब ला पाएंगे हम उन्हें? देखिए, आदमी जो है ना, वो बहुत तरीके अपना ढूंढ लेता है। अब आप पंजशीर की बात कर रहे हैं, अगर पंजशीर काबुल से 100 किलोमीटर है, अगर वो पैदल चलने वाले रास्ते में पंजशीर तक पहुंच जाए, वो आराम से हिंदुस्तान आ जाएंगे। पंजशीर से ताजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आराम से हिंदुस्तान आ जाएंगे। ऐसी नहीं कि पहुंच नहीं सकते, पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन सर, तालिबान की जो रवैया है वो हम सब देख रहे हैं, तालिबान की जो रवैया वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने एक केमिस्ट्री टीचर को, प्रोफेसर को वहां से निकाला, जो अभी इंडिया में आके तालिबान के गुणगान करते हैं कि तालिबान के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है, तालिबान ने उनको पहुंचा दिया है, तालिबान बहुत अच्छा है, तालिबान बुरा नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में तालिबान सुधर गया है? तालिबान का मतलब आप समझते हैं क्या है?
जो स्टूडेंट्स हैं, तालीब, जो तालीब तालीब का मतलब है पढ़ाई लिखाई। जो मदरसा में पढ़े हुए ये सब पाकिस्तानी जो मदरसा में पढ़े लिखे, इनको जो सिखाया जाता है, इनको क्या सिखाया गया है? कुफर, कि मुसलमान छोड़ के बाकी सब कुफर हैं। कुफर का मतलब ये नहीं कि जैसे हम बोलते हैं काफिर, कुफर, कुफर का मतलब है जो नॉन बिलीवर है। अच्छा। और इस्लाम में बोला गया है जो नॉन बिलीवर है उसको मार डालो, कत्ल कर डालो उसका, ठीक है ना? खुल्लम खुला वो खुद बोलते हैं, या तो इस्लाम होगा नहीं तो कुफर कोई नहीं होगा, नॉन बिलीवर कोई नहीं होगा। तो ये तो लड़ाई क्यों देखी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा और भी इतिहास में और हजारों साल पीछे जाना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते हैं हजारों साल से, कोई 10,000 से भी ज्यादा साल से हिंदुस्तान रहे, और पता नहीं कई बार यहाँ पे हमले हुए हैं, सालों साल, 10,000 साल से हमले होते जा रहे हैं, हमले होते जा रहे हैं, हमले। हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रह गया। इसमें अंग्रेजी का वर्ड है रेजिलियंस। लेकिन अब आप ईरान चलिए, ईरान में 60s में, 60s तो क्या उससे थोड़ा पहले, जोरोस्ट्रियन पारसी होते थे, पूरा उनका निकाल के उन लोग इस्लामिक स्टेट बन गया 50 साल के अंदर अंदर जी। उनका रेजिलियंस नहीं था, ठीक है ना? उनका ये रेजिलियंस नहीं था। हिंदुओं का रेजिलियंस है, ठीक है। वो कहते हैं अंग्रेजी में बेंड बट नॉट ब्रेक, ब्रेक बट विल नॉट बेंड, ठीक है? अब आप खुद समझ लीजिए आप कौन से जगह जाना मांगते हैं, बेंड बट विल नॉट ब्रेक, ब्रेक बट विल नॉट बेंड। अब अपने आप ही समझ लो। सर इसी में आपको आखिरी में, झुक सकता हूँ, टूटूंगा नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आप सोच लो आपका जीत किस में है। सर इसके ऊपर आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि सर हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हिंदुस्तान ने जब एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद काफी सारे राजनयिक व्यक्ति ने या फिर काफी सारे राजनेता या फिर देश के अंदर से सबूत के आवाज उठे, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। रिसेंटली अमेरिका ने जो आईएस खोरासान के आतंकी को मार गिराया, उनके बाद उनका कोई सबूत मांगो गैंग सामने नहीं आया। तो एक फौजी होने के नाते, एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, कि आपको कभी बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है कि हमारे देशवासी हम ही से सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांगता है, यस सर, ठीक है ना? जगह पे, हाँ। बुरा तो हमको लगता है, लेकिन अमेरिका में कोई सबूत नहीं मांग, लेकिन हमारे देशवासी अभी अमेरिका से नहीं मांग रहे हैं, हाँ। ठीक है ना? आप अमेरिका से मांगिए, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। और मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि खोरासान वाले मारे गए, वो तो वो बोल रहे हैं ना, हाँ, हम तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? अब जहां बात हुई सबूत की, सबूत हिंदुस्तान ने तो दे दिया है जो हुआ था। आगे भी ऐसे ही सबूतें बहुत मांगेंगे, हम सबूत देते रहेंगे, फौज सबूत देती रहती है, ठीक है? फौज का सबूत क्या है? हम खुद जो खड़े हैं, हम खुद अपने सबूत हैं, बस। फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर सवाल उठाना, ये आखिर में फास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर सवाल उठाना, ये हम अपने में ही एक शर्म की बात है, ये इससे चूकना चाहिए। और सर अफगानिस्तान में अभी इंडिया के बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ही प्रोजेक्ट चल रहा है अफगानिस्तान में, इंडिया बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आप जब रास्ते में किसी भिखारी को पैसे देते हो तो आप क्या सोचते हो कि आपको कुछ वापस मिलेगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हिंदुस्तान ने मदद किया है। आप उसकी भूल जाइए, मदद हमने किया है, हुआ है। मनमोहन सिंह साहब ने $2 बिलियन दिया था, मोदी साहब के टाइम पे शायद $1 बिलियन और दिया गया है। काफी वो डैम शैम बनाया गया, अस्पताल बनाया गया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है? रोड बनाए गए, रास्ते रोड बनाए गए, उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें से हमको क्या पैसा आएगा? उसको चलाने में हम मदद कर सकते थे, ठीक है ना? लेकिन जब सबको निकाल दिया उन्होंने, तो क्या मदद करना है? मरना था उनको।
आपस में देखिए, आपको मैं ये बता रहा हूं, आप अगर इतिहास देखेंगे, अफगानिस्तान एक नेशन स्टेट कभी भी नहीं बना है। नेशन स्टेट आप समझते हैं, जैसे हिंदुस्तान है, जी। पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट जो डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूटेड कंट्री, नेशन स्टेट वो नहीं बना है। ये जो है, ये कुछ वॉरलॉर्ड्स हैं, इनका जो सबसे मजेदार खेल है, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, और कोई बाहर से आ गया तो वो सब जुट जाएंगे, बाहर वाले को भगाएंगे। रूस को भगाया, अमेरिका को भगाया, अभी चीन की बारी है, ठीक है, वो बाहर वाले को भगाएंगे, और बाहर वाला जब निकल जाएगा फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तालिबान की जो गवर्नमेंट आज बन रही है, पाकिस्तान क्यों भेजा आदमी? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट आपस में लगे हुए ऑलरेडी। हाँ, जो कंदाहार ग्रुप है और जो हक्कानी ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप बोल रहा है कि हम ज़्यादा चाहिए हमको सीटें, या ज़्यादा हम नंबर 2 हैं, ठीक है। अब बरादर मियाँ जो है, जो लीडर बने हुए, वो फंसे हुए हैं कि क्या करें हम, ठीक है। और मेरे को तो लग रहा है कि जो दोहा में बैठे हैं वो दोहा से वापस ही नहीं आएंगे। अफगान जो दोहा में बैठे हुए हैं वो दोहा में ही रह जाएंगे, बोले कि भाई हमको असाइलम दे दो। तो देखिए, अफगानिस्तान, आप इसकी इतिहास देखिए, ये आपस में ही लड़ते रहे, लड़के मर गए, लेकिन बाहर वाला कोई आता है तो उनके साथ लड़ने लग जाता है वो, एकजुट होके। आप देखिए पिछले 50 साल की हिस्ट्री यही है। मोहम्मद गजनी क्या है? एक छोटा सा गांव है, लेकिन 10 बार हिंदुस्तान पे हमला कर दिया उसने, छोटी सी फौज लेकर। और हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं लड़ पाए उनसे? क्योंकि हम भी आपस में ही लड़ते रहे, एकजुट होकर बाहर का हमने सामना नहीं किया, ठीक है ना। ये कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। सर घूम फिर के फिर भी मतलब बात वही डिप्लोमेसी पे आ रहा है कि सर अजित डोभाल हमारे एनएसए, जिन्होंने कहा था एक बार एक कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान अगर दूसरे बार 26/11 26/11 जैसा कोई हरकत करने की ख्वाहिश भी रखेगा या फिर करेगा तो बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो सर बालूचिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद लाल किले के आज़ादी के भाषण में उन्होंने कहा था। और इंडिया के साथ जो चाइना का बॉर्डर है, एक्चुअली जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ है। तिब्बत फाइटर्स जो अभी भी हैं वो लड़ रहे हैं, तिब्बत बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा देश है। अगर इंडिया ये क्लेम कर दे कि ये बॉर्डर हमारे साथ तो चाइना का बॉर्डर ही नहीं है, हमारे साथ तो तिब्बत के बॉर्डर है, तो ये तो यूनाइटेड नेशन हो या फिर किसी और जगह पे हो, तो हमारा तो कोई डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिल सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट लिया जा सकता है? सर देखिए, नेहरू साहब वो अपने आप ही डिप्लोमेट थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो खुद ही थे। तिब्बत को उन्होंने मान लिया कि चाइना की सुवरेनिटी है उसमें, ठीक है। हम उस पर कोई बहस नहीं करना मांगते हैं, ठीक था या गलत था वो आगे वाली ज़माना, अभी हम समझ रहे हैं, झूल रहे हैं, आगे वाला समझेगा और समझेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना मांगूंगा, हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यूनानिमस रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके हमारा है, हमें वो वापस लेना है, ठीक है ना। और ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के मुताबिक अजीत डोभाल साहब को या जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनको मौका ढूंढना चाहिए कि कब मौका मिलेगा हमको हमारा ये पूरा जगह लेने का। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये अगर हम हमारे दिमाग में ठान ले कि ये हमारा जगह है, तो चीन और पाकिस्तान दोनों अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहीं से आपका सीपेक निकलता है, यहीं से आपका रोड निकलेगा अफगानिस्तान को, आपको अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिल जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है मौका कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताया।
सर सवाल इस जगह पे है सर, देश की युवा पीढ़ी भी बहुत ही जो इसमें इंटरेस्ट रखता है ये पूछता है कि सर सब गलती नेहरू जी को अगर दिखाया जाए, नेहरू की गलती, नेहरू की गलती, नेहरू जी की गलती, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर क्या रहे हैं? प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती? मैं आपसे ये बताता हूं कि ये जो नेहरू जी पर सब गलतियां थोपी जा रही हैं, ये भी गलत है। ठीक है ना, गलतियां जरूर की है, हर एक आदमी गलती करेगा, हाँ, कोई भी आदमी हो, ठीक है ना। उनके एडवाइजर उनको गलत एडवाइस करेंगे तो आदमी गलती करेगा, लेकिन हर खुद गलती भी के लिए गलती नेहरू करता जी है। को अगर दोष बार-बार ठहराया नहीं जाए हुई तो ये ये सही गलती। नहीं होता। हाँ, तो ये बार-बार नहीं हुई, लेकिन ये गलती नेहरू जी से नहीं नहीं, ऐसा है। देखिए, हम लोग जो फौजी आदमी, हम टोटली एपॉलिटिकल है। हम लोग तो देखिए, जो नेता हैं हमारे, मतलब फौज में हम लोग जो है पॉलिटिक्स को से हम दूर ही अपने आप को रखते हैं, तो हम इन चीज़ों से वो बात नहीं करना मांगते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि सब कुछ नेहरू जी पर थोपा जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब की गवर्नमेंट क्या कर रही है। बिल्कुल बात ठीक है, बात बिल्कुल सही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना मांगता हूं कि आप जैसे चैनल के एंकर जो हैं, आप लोगों ने हमारे नेताओं को पढ़ाई लिखाई के लिए क्या, उनको क्या सिखाया है। अब नेता कैसे बनता है, वो गांव से उठता है, बन जाता है नेता, ठीक है। उसको एडवाइस करने वाले आईएएस वाले ब्यूरोक्रेट या एमईए वाले, आईएफएस वाले लोग होते हैं। दोनों बदलाव नहीं मांगते हैं, दोनों कहते हैं जो गाड़ी चल रही है उसको चलने दो, दोनों, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे देश में जैसे शैडो कैबिनेट का तो सिस्टम है नहीं कि ऑपोजिशन का एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगा, मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा जो कि अपना डिसीजन बोलेगा क्या होना चाहिए। वो तो सिस्टम हमारे जैसे यूके में चल रहा है, ठीक है, वो तो हमारे सिस्टम में नहीं चल रहा है ना। तो बेचारा एक, आप अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप राजनाथ सिंह जी को छोड़ दीजिए, आप शाह साहब को ले लीजिए। गुजरात में वो होम मिनिस्टर थे, इतने बड़े देश का होम मिनिस्टर बन गए। उनको थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग गुजरात में हुआ होगा, लेकिन एक पूरे देश को संभालना अलग बात है, गुजरात को संभालना अलग बात है, ठीक है। इसमें एजुकेशन की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाह साहब अनएजुकेटेड, नहीं, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई कराना। और हमारे जो आईएएस वाले हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको अगर ठीक रास्ते में, ठीक सही तरीके से एडवाइस करें तो ये ठीक रास्ते पर चलेंगे। अगर कहीं किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया पॉलिटिशियन को, वो पॉलिटिशियन जन्म का जो है वो तो पॉलिटिशियन है नहीं, वो क्या है, इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन कैसे जीतते हैं हमारे देश में, 10 गुंडे लगा दो, 1000 रुपए, 10,000 रुपए महीने का दो, पीछे ले लो, मैं भी नेता बन जाऊंगा इस एरिया का, ठीक है ना। सिर्फ 10 गुंडों की जरूरत है मेरे को। आप देख लीजिए, आपके जितने एमपी एमएलए हैं, सबके अगेंस्ट में केस खड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये इनको भी फॉल्ट में नहीं रखना चाहिए। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे, मैं मिलिट्री को भी बताता हूँ, मिलिट्री एडवाइजर ऑल्सो गलत एडवाइस नहीं देना चाहिए उनको कि हाँ भाई ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये हमसे होगा नहीं। आपको याद होगा जब ये नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था, जनरल वीके सिंह साहब को डिफेंस मिनिस्टर ने, एंटनी ने बताया कि, एंटनी थे या कौन था, हाँ मेरा ख्याल है मिस्टर एंटनी साहब थे, उन्होंने बोला कि ये नक्सलाइट छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ इनका अगेंस्ट एक्शन लो। वीके सिंह साहब ने सीधा बोल दिया कि हम जो हैं, आप बाहर वालों से लड़ाई करवा दीजिए, इंसर्जेंसी से, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनसे करवा दीजिए, लेकिन अपने भाइयों के अगेंस्ट में हम मत लगाइए। आगे जाके इसका बहुत बुरा नतीजा होगा, ठीक है ना। डंडा चलाने में क्या है, गोली चलाने में क्या है, हाथ में बंदूक है, हाथ में डंडा है, चलाओ, ठीक है ना। लेकिन वो कोई बात हुई क्या, वो बात ठीक नहीं है। हमें चाहिए अपना दिमाग से काम लेना। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे मिलिट्री लीडर्स दिमाग से काम लेके अपने नेताओं को समझाने का, ये नेता थोड़ी कि जब से नेता बन गए या मिनिस्टर बन गए वो सब जानते नहीं।
उनको कौन गलत रास्ते में ले जाते, ये नहीं ले जाना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको, आप भी उनको गलत रास्ते में ले जाते हो, सही रास्ते पे लाते नहीं हो, आप लोग गलत रास्ते में भड़का देते हो। अब आज मेरे को भी कोशिश किया बहुत आपने भड़काने की गलत रास्ते पे। सर नहीं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश आगे बढ़े, सर हमारे कोई मैसेज पहुंचे, लेकिन हर कोई एक तरफा ना हो जाए। आपके थ्रू आपके व्यूअर्स आपका जो व्यू करते हैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो सबने बोला हुआ है, हमारा देश सबसे पहले जो है, वो कहते हैं ना, माई नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, हमेशा पहला, सबसे पहला, हर चीज में, हर उसमें इंटरेस्ट में सबसे पहले। हमारे नीचे, ये नेताओं के लिए खास है और मेरे जैसे मिलिट्री लीडर जो थे, हम लोग अपने आप के लिए बताते हैं, हमारे नीचे जो काम करते हैं हमारे, उनकी वेलफेयर आप समझते हैं, उनकी खुददारी, वेलफेयर, उनका कंफर्ट, उनका बचाव सेकंड कम्स ऑलवेज सेकंड ऑफ फ्रंट। मेरा अपना बचाव, मेरा अपना कंफर्ट और लग्जरी विल ऑलवेज बी लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जब हमारे नेता ये समझ जाएं, जब हमारे देशवासी जब हमारे देशवासी ये समझ जाए, ये देश कहां से कहां चले जाएगी, आप देखेंगे। सर इस मैसेज की बहुत जरूरत भी है सर, जब से तालिबान का नाम आ रहा है हमारे यहाँ से उनके पक्ष में आवाजें उठ रही है, तो आपके इस मैसेज की बहुत जरूरत भी थी सर। आप बिल्कुल घबराइए मत, तालिबान हिंदुस्तान में आने से पहले पाकिस्तान उसको बहुत मदद करेगी, शायद चाइना भी मदद करेगी, इधर उधर फ्रंट खोल देगी, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, कालीन समझते हैं आप, कालीन? जी जी जी। लाशों की कालीन बैठ जब बौछार हो जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है, उस पर से लोग चलेंगे और तालिबान इतनी आसानी से दोबारा नहीं आएगा। सर हमें हमारी देश की सेना पे सर पूरा भरोसा है सर। नहीं, वो तो मार खा के गए हैं ना पहले जी। चेचेन, उज्बेक, अफगान सब आ चुके थे कश्मीर में पहले जी, मार खा के चले गए, कुछ तो मर के चले गए, ठीक है ना। देखिए देश का सेना क्या है, देश का सेना आपसे होता है, हम आपसे बनते हैं। देशवासी अगर हमारे साथ हैं, कोई नहीं हमको रोक सकता। देशवासी को समझाइए आप जो चीज मैंने आपको बताया है। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।